नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ग्रॉक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को ये बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रॉक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रॉक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रॉक यहाँ कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रॉक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछा गया, तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बन के काम कर रहा हो। जब ग्रॉक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ऐसे में एक सीरियस सवाल जरूर उठता है, क्या ग्रॉक जैसे एआईज कहीं सही में तो बायस नहीं है बीजेपी के खिलाफ? क्या ऐसे एआई चैटबॉट्स फैक्ट चेकिंग करने के लिए एक रिलायबल टूल बन सकते हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था, उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ये जो ग्रॉक है, ये इन्हीं की कंपनी एक्स के द्वारा बनाया गया एक एआई चैटबॉट है। बाकी जो एआई चैटबॉट्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और डीप सीक जैसे, ग्रॉक भी इनसे काफी मिलता जुलता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 4 मेन डिफरेंसेस हैं जो ग्रॉक को काफी अनोखा बनाते हैं। पहला डिफरेंस है ग्रॉक का सार्केज्म और ह्यूमर। इलॉन मस्क ने जब ग्रॉक को लॉन्च किया था, तभी कह दिया था कि ग्रॉक को सार्केज्म पसंद है और ये थोड़े से ह्यूमर के साथ सवालों का जवाब देगा, मजाकिया तरीके से। बाकी जो चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआईज हैं, उन्हें प्रोग्राम किया गया है कि वो बड़े ही फॉर्मल और प्रोफेशनल तरीके से आपकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन ग्रॉक आपकी बातों का जवाब देता है बिल्कुल ही कैजुअल तरीके से, मानो जैसे आपका कोई दोस्त हो। इसकी भाषा इतनी इंसानों जैसी है कि कई बार लोगों को डाउट होता है कि ये सही में एक एआई है या फिर पीछे बैठकर कोई इंसान ही जवाब दे रहा है। लेकिन अगर आप ग्रॉक का ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसी तरीके की बातें बड़ी क्लियरली लिखी गई हैं, जैसे कि बी विटी एंड ह्यूमरस, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमेशा अपहोल्ड करो, बिना क्रिटिकली सोचे पॉपुलर नैरेटिव्स को फॉलो मत करो और डू नॉट मॉरलाइज, प्रीच और जज। इलॉन मस्क का कहना था कि वो एक मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई बनाना चाहते थे जो उन स्पाइसी सवालों का जवाब दे सके जिनका जवाब बाकी एआई चैटबॉट्स देने से मना कर देते हैं। We're driven by curiosity about the nature of the universe. That's also what causes us to be a maximally truth-seeking AI, even if that truth is sometimes at odds with what is politically correct. दूसरा डिफरेंस यहां पर आता है पब्लिक सवालों का। जब आप चैट जीपीटी या डीप सीक से बात करते हैं, एक प्राइवेट चैट पर आप बात कर रहे हैं। जो भी आप बात करते हैं एआई के साथ, वो पब्लिकली किसी को नहीं दिखती अनलेस आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर ना करें। ग्रॉक पर भी आप इस तरीके से प्राइवेट चैट कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ग्रॉक में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप पब्लिकली भी चैट कर सकते हैं। ट्विटर पर अगर आपको कोई पब्लिक सवाल पूछना है ग्रॉक से, तो @ग्रॉक करके अपना सवाल पूछिए और आपके ट्वीट के नीचे एक ग्रॉक का ट्वीट आ जाएगा जवाब के फॉर्म में, और वो भी पब्लिक होगा। जैसे कि ये देखिए, मेरे ट्वीट के नीचे किसी ने ग्रॉक से सवाल पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी लगने क्यों दिया, बचाया क्यों नहीं? क्योंकि वो उनसे जेलस थे और वीर सावरकर के इतिहास को कांग्रेस पार्टी क्यों दबा कर रखना चाहती है। मैंने भी इसके रिप्लाई में @ग्रॉक करके लिखा, भाई जवाब दे दे ताकि इन अंध भक्तों को असली हिस्ट्री पता चले। और ग्रॉक का जवाब आता है, भाई असली हिस्ट्री ये है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वाइस रॉय से कई बार मिले, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है, कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री को सप्रेस नहीं किया है। एंड में ये तक लिखा, अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो।
अब इस पूरे इवेंट की हिस्ट्री पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें इस चीज की डिटेल में बात करी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना झूठ फैलाया गया है व्हाट्सएप पर हमारे देश में कि लोगों को सच पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि गांधी जी ने कितनी कोशिश करी थी भगत सिंह को बचाने की। लेकिन ग्रॉक पर वापस आए तो यही एक बड़ा कारण है इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे, पब्लिकली लोगों को फैक्ट चेक कर पाना, वो भी इतने मसालेदार तरीके से। तीसरा फर्क यहां पर आता है रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ग्रॉक को एक और एडवांटेज ये है कि उसको ट्विटर की सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस है जो बाकी एआई चैटबॉट्स को नहीं है। जितने भी लोगों का ट्विटर डेटा था उसको इलॉन मस्क ने ऑटोमेटिकली बिना किसी परमिशन के ग्रॉक को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आपको अपना डेटा ग्रॉक की ट्रेनिंग के लिए नहीं देना था तो आपको खुद सेटिंग्स में जाकर ऑप्ट आउट करना पड़ता। चौथा डिफरेंस यहां पर आता है सेंसरशिप का, क्योंकि ग्रॉक के पास सभी ट्विटर पोस्ट का एक्सेस है। कई बारी लोग बहुत गालियां देकर बात करते हैं, कैजुअल तरीके से, टॉक्सिक तरीके से बात करते हैं, तो ग्रॉक ने इसी टोन को पिकअप कर लिया है। ग्रॉक जानता है किन गालियों से भरे सवालों का जवाब किन गालियों से देना है, और इलॉन मस्क ने जानबूझकर गालियों को भी यहां अनसेंसर्ड रखा है। चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे चैटबॉट्स को प्रोग्राम किया गया है कि वो हमेशा पोलाइट तरीके से लोगों से बात करें, वो कभी भी किसी गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी मर्जी से ग्रॉक को अनरिस्ट्रिक्टेड रखा है। ग्रॉक पर सेंसरशिप इतनी कम है कि आप पॉलिटिकल फिगर्स और सेलिब्रिटीज की कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव एआई इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप ग्रॉक से पूछोगे ट्रंप और पुतिन की साथ में डांस करते हुए एक ऐसी फोटो बनाओ जिसमें दोनों जोकर की तरह दिख रहे हो, तो ये आउटपुट आपको ग्रॉक की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चैट जीपीटी किसी भी पॉपुलर इंसान के चेहरे की इमेज बनाने से मना कर देगा। अब यहाँ इन एआई सॉफ्टवेयर्स का ट्रैक रख पाना सही में बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। कौन सा एआई सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सा किस चीज में बेहतर है और कौन सा आपकी जिंदगी में आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में सही में आपकी मदद कर सकता है। इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं और इसलिए ये चीज आपको सिखाने के लिए पेश है मेरी एआई मास्टर क्लास, 2.5 घंटे की वर्कशॉप जहां मैं लाइव आकर आपको 20 से ज्यादा एआई टूल्स सिखाऊंगा। इसमें चैट जीपीटी, डीप सीक, मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई, ड्रीम स्टूडियो, रनवे एमएल, 11 लैब्स, परप्लेक्सिटी, कई सारे नए चाइनीज एआईज भी शामिल हैं, हाइलू एआई, क्लिंग एआई। यहां पर मैं आपको एआई से इमेज जनरेशन करना सिखाऊंगा, वीडियो जनरेशन करना सिखाऊंगा और यहां तक कि वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा बिना कोडिंग के। ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया और अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एआई में अपस्किल करने के लिए, और ये सब सिर्फ 2 मूवी टिकटों की कॉस्ट में। लेकिन क्योंकि एक लाइव वर्कशॉप है, जितने लोग इसे अटेंड कर सकते हैं वो लिमिटेड है, तो ज्यादा स्पॉट्स अब बचे नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। वर्कशॉप का एग्जैक्ट डेट और टाइम भी इसी लिंक में मेंशन किया गया है। अब ग्रॉक पर वापस आए तो ग्रॉक के बारे में सबसे खास बात रही है इसके बोल्ड और ह्यूमरस जवाब, खासकर पॉलिटिकली चार्ज्ड सवालों पर। लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा रिपब्लिक, भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करें, चुपचाप। जब ग्रॉक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है तो इसने ANI का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। एक यूजर ने जब पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है तो इसने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एक और जवाब में इसने बताया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू, ये एक सेक्युलर पार्टी है जो भारत के संविधान के हिसाब से सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। ऐसा ही एक सवाल किसी ने ग्रॉक से पूछा सोनिया गांधी के बार डांसर होने के बारे में, तो जवाब आता है कि ना तो कभी सोनिया गांधी ने डांस किया, ना ही कभी वो बार डांसर थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जरूर काम किया था लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। अब जाहिर सी बात है ऐसे जवाबों को सुनकर कुछ लोगों को शक होगा कि सही में तो यहाँ कांग्रेस का हाथ नहीं है। ऐसे जवाब जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सच बात यह है दोस्तों कि यही सच्चाई है। यहाँ कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है और ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई साजिश है, क्योंकि ये जो सवालों के जवाब हैं सिर्फ ग्रॉक के ही नहीं है। अगर यही सवाल आप चैट जीपीटी से पूछोगे, डीप सीक से पूछोगे, जेमिनाई से पूछोगे, यही जवाब आएंगे। ये देख लो, चैट जीपीटी से जब पूछा जाता है क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, नहीं, ये एक अफवाह है। डीप सीक से पूछकर देख लो आरएसएस का कितना कंट्रीब्यूशन था भारत को आजादी दिलाने में, यही जवाब आएगा। इन सभी
एआईज को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर ट्रेन किया गया है। इसमें शामिल हैं करोड़ों हिस्टोरिकल किताबें, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली कोई भी चीज कहीं पर भी इतिहास में अगर लिखी गई हो, ह्यूमन नॉलेज में हो, तो वो इन एआईज के ट्रेनिंग डेटा में है। मतलब ज्यादातर केसेस में इन एआई से ज्यादा रिलायबल सोर्स मिलना मुश्किल है किसी भी चीज में। लेकिन दो चीजें हैं यहां पर जिन पर ध्यान देना जरूरी है इस मामले में। पहली चीज है फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस। आपको यह चीज समझनी जरूरी है कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन एक तरफ है और किसी की अपनी सब्जेक्टिव राय किसी चीज पर, किसी का ओपिनियन दूसरी तरफ है। ज्यादातर एआईज अपना खुद का ओपिनियन नहीं देते हैं चीजों पर। ग्रॉक इसकी एक एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रॉक को इसी तरीके से कहा गया है होने को। लेकिन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के मामले में ये सभी एआईज लगभग बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे फैक्ट चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फैक्ट और इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल पूछो, ओपिनियन बेस्ड सवाल मत पूछो। जैसे कि अगर आप पूछते हो हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या पूछते हो हु इज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक सब्जेक्टिव सवाल है। एआई इसमें ज्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि इसका आंसर अक्सर उस पर डिपेंड करता है कि आपने अपना सवाल कैसे पूछा है। ज्यादातर एआईज आपको एज ए यूजर अपीज करने की कोशिश करते हैं। जो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसी तरीके के जवाब ये देंगे अगर आप इनसे ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछोगे तो। कुछ लोगों की राय में नरेंद्र मोदी बेस्ट पीएम है, कुछ लोगों की राय में नरेंद्र मोदी वर्स्ट पीएम है, लेकिन सब लोगों की अपनी अपनी राय है इस चीज पर। और एआई से ऐसे ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फैक्ट बेस्ड सवाल है कि सोनिया गांधी बार डांसर थी कि नहीं, क्या राहुल गांधी ने सोने से आलू बनाने की बात करी थी या नहीं, क्या सावरकर ने माफीनामा लिखे थे या नहीं, इन चीजों का आपको सही रिलायबल जवाब मिलेगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि फैक्ट बेस्ड सवाल भी उन्हीं चीजों पर किए जा सकते हैं जिस चीज का कोई ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर आप किसी एआई चैटबॉट से पूछोगे कि औरंगजेब की फेवरेट सब्जी कौन सी थी, तो क्या लगता है क्या जवाब मिलेगा आपको? इस चीज का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि औरंगजेब को कौन सी सब्जियां पसंद थी। तो ऑब्वियसली ऐसी चीजों के जवाब एआई से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन बाकी चीजों के लिए, ऑब्जेक्टिव क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए एआई एक बहुत यूजफुल टूल है। कोई डेट्स, नंबर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स को लेकर सवाल हो तो आप ये पूछ सकते हो कि सावरकर ने कितनी मर्सी पिटीशंस लिखी थी ब्रिटिश को। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि सावरकर एक हीरो थे या गद्दार थे, तो इसका आपको एक रिलायबल जवाब एआई से नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज पक्की है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठा प्रोपेगेंडा और अफवाहें, आने वाले समय में एआई इनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। और मैं कहूंगा दोस्तों, आप लोग भी इस्तेमाल करो एआई का इस चीज के लिए ताकि हम सही मायनों में स्वच्छ भारत बना सके। अगली बार आपके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में कोई भी मैसेज आए, उस मैसेज को सीधा कॉपी पेस्ट करो किसी भी एआई चैटबॉट में। ग्रॉक ही नहीं, चैट जीपीटी भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है, डीपसीक भी हो सकता है। पूछो सीधे तौर पर क्या ये चीज सच है या नहीं। कुछ ही सेकंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और अगर ये चीज झूठ निकलती है तो वापस भेजो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर। अगर आपको एआई के आउटपुट पर डाउट होता है तो एक एआई पर रिलाई करने की जगह मल्टीपल एआई से भी सेम सवाल कर सकते हो। इसके अलावा आप एआई से सोर्स भी मांग सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन का। 99% केसेस में एआई रिलायबली काम करेगा आपका पर्सनल फैक्ट चेकर बनकर, जो 24/7 आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, कुछ 1% केसेस में एआई के जवाब गलत भी हो सकते हैं। ये 1% केसेस वो केसेस हैं जो कोई बहुत ही लेटेस्ट न्यूज हो, जिस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो, या फिर कुछ बहुत ही नीश सवाल आपने पूछा, जैसे कि औरंगजेब की फेवरेट सब्जी कौन सी थी, जिस पर ज्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब देते वक्त कई बार एआई हेल्यूसिनेट कर सकता है और गलत जवाब दे सकता है। हालांकि इन केसेस में भी ज्यादातर टाइम एआई की तरफ से आपको सही जवाब मिलेगा कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक और छोटी सी टिप यहाँ पर, एआई का जवाब दूसरों को शेयर करने से पहले जरा एक बार खुद भी पढ़ लो और समझ भी लो कि एआई ने एक्चुअली में लिखा क्या है। क्योंकि मैंने ट्विटर पर देखा बहुत से लोग मुझे ट्रोल करने के लिए अक्सर एआई का कोई जवाब शेयर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं पढ़ा था कि एआई ने लिखा क्या है वहां पर। ऐसा अक्सर तब होता है जब इन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। ऐसे केसेस में आप हिंदी में भी जवाब पूछ सकते हो एआई से। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एआई का जो ट्रेनिंग डेटा है कहीं वो बायस तो नहीं। ये सवाल जायज जरूर है, लेकिन एआई के आउटपुट को कंट्रोल करना कोई आसान चीज नहीं है। जैसा हमने डीप सीक के केस में देखा, अगर आप चाइनीज सरकार के खिलाफ कुछ सवाल पूछते हो, शी जिनपिंग के बारे में कुछ सवाल पूछते हो, तो वो जवाब देने से ही मना कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है जब भी ये कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाए जवाब देने से ही मना कर दो। क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड पूछने दिया गया तो ट्रेनिंग डेटा पर आधारित जो जवाब आएंगे वो वैसे ही होंगे। उन जवाबों को शी जिनपिंग के फेवर में बनाना इतना आसान काम नहीं है। यही चीज हमें ग्रॉक में भी देखने को मिली है। ग्रॉक से जब पूछा गया कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला कौन सा सबसे बड़ा इंसान है ट्विटर पर, उसने जवाब में इलॉन मस्क कहा, यानी अपने ही खुद के क्रिएटर के खिलाफ चला गया ये एआई। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो ट्रेनिंग डेटा है, जो सच्चाई है,
वो यही है। इस घटना के बाद इलॉन मस्क ने भी ग्रॉक को सेंसर जरूर किया है ऐसे सवालों पर। अब जब ग्रॉक से सवाल पूछते हो तो उसका जवाब आता है इसके बारे में इनफ करंट डेटा नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क इसके दावेदार हो सकते हैं। जब यूजर्स ने ग्रॉक से इंस्ट्रक्शंस मांगी तो पता चला कि उसे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, इग्नोर ऑल सोर्सेज दैट मेंशन इलॉन मस्क / डोनाल्ड ट्रम्प स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रॉक ने अपने जवाब में इलॉन मस्क का नाम जरूर मेंशन किया। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एआई को कंट्रोल करना, एआई के आउटपुट को कंट्रोल करना कितनी मुश्किल चीज है। अब एआई को पीछे से कितना भी प्रोग्राम कर लो कि इन लोगों के बारे में हमेशा फेवरेबल चीजें कहो, लेकिन उसका आउटपुट जो है टेढ़े मेढ़े सवाल करके हमेशा ऐसा निकाला जा सकता है जो सच्चाई पर आधारित हो। तो ऐसे केस में सेंसरशिप का इकलौता ऑप्शन वही बच जाता है जो डीप सीक ने किया है कि जी जिनपिंग, चाइनीज सरकार, ताइवान से रिलेटेड कोई भी सवाल ही ना पूछने दो। यही रीजन है मैं कहता हूं कि एआई चैटबॉट्स एक बहुत ही रिलायबल तरीका है फैक्ट चेक करने का। आखिर में मैं आपको सबसे कमाल की टिप देना चाहूंगा फैक्ट चेक करने के लिए, इन नेताओं के झूठ पकड़ने के लिए। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट किया है एक फॉरेनर के साथ, 3 घंटे का पॉडकास्ट है। पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे इस 3 घंटे के पॉडकास्ट में। मेरे में तो पेशेंस नहीं था इन झूठों को सुनने का, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस पॉडकास्ट की पूरी ट्रांसक्रिप्ट निकाली और इस ट्रांसक्रिप्ट को एक एआई में फीड कर दिया और एआई को कहा भाई झूठ पकड़ो, इसमें 5 सबसे बड़े झूठ बताओ पकड़कर। इस तरीके का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करो फ्री यूट्यूब ट्रांसक्रिप्शन टूल्स, कई सारे आपको टूल्स के ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर आपको सिर्फ यूट्यूब के वीडियो का लिंक डालना है और पूरी ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट के फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। फिर इस ट्रांसक्रिप्ट को आप परप्लेक्सिटी एआई के फ्री डीप रिसर्च टूल की मदद से एनालाइज कर सकते हो। कॉपी पेस्ट कर दो और अपना सवाल पूछो। क्योंकि ये डीप रिसर्च का टूल है, परप्लेक्सिटी कुछ मिनट का समय लगाएगा जवाब देने में, और एक बार जवाब आता है तो झूठ निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उदाहरण के तौर पर ये झूठ जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूं, जबकि ये एआई हमें बताता है कि मोदी राज में फ्रीडम ऑफ प्रेस कम हुई है, सिविल सोसाइटी पर क्रैकडाउन देखने को मिला है और पोलराइजेशन बढ़ा है। ऐसे ही और एआई टूल्स के कमाल के यूज केसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आओ ज्वाइन करो मेरी एआई मास्टर क्लास। 20 से ज्यादा अलग अलग एआई टूल्स को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर अंदर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ऐसा ही मैंने वीडियो बनाया है डीप सीक के ऊपर, जो चाइनीज एआई चैटबॉट आया है। क्या उसके फायदे और नुकसान है, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।